हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर। आज जो टेस्ट का कड़ी हम लोगों ने शुरू किया है वह प्रीलिम्स टेस्ट जो है आपका सेकेंड है। और फर्स्ट टेस्ट जो है हम लोगों ने कल ऑर्गेनाइज किया था। यदि आपने वो टेस्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के सेट प्रैक्टिस 1 देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हमारे टेस्ट का यह पहला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए है मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी है अली मर्दान खिलजी और ऑप्शन ई है जो बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो होता है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है वह बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता था। बात करें तो 11वीं सदी में जो है मगध पर यानी बिहार पर जो है इस्लाम आक्रमण हुए हैं, है ना। तो इस्लाम आक्रमण के क्रम जो है अगर बात करें तो 11वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था। मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है। और वह बख्तियार खिलजी जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का यह सेनापति था। और इसने 1203 ईस्वी में जो है बिहार पर कब्जा किया। और उसी वर्ष इसने क्या किया है, बंगाल पर भी जो है आक्रमण किया है। और उसने जो है सेन राजा जो उस समय के थे लक्ष्मण सेन, उनको पराजित किया और लखनौती को अपनी राजधानी बनाने का काम किया। बख्तियार ही खिलजी वह शासक है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट करवाने का काम किया। इसने जो है बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुकों को फांसी दी, उन्हें जिंदा जलवाया। तो इतनी बातें आप प्रीलिम्स के आधार पर याद रख सकते हैं। ये VVI है कि बख्तियार खिलजी जो है वह पहला मुस्लिम विजेता है जिसने बिहार पर कब्जा किया है। बख्तियार खिलजी ये सेनापति था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। 11वीं सदी में यानी 1203 में जो है इसका आक्रमण हो रहा है किस पर? बिहार पर। और इसी वर्ष ये बंगाल पर भी आक्रमण बोल रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी नष्ट करवाने का काम किया था। बड़ी संख्या में इसने बौद्ध भिक्षुकों को भी मारने का काम किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, ऑप्शन ए, बी मंदिर है, सी संत की झोपड़ी है, या मीनार है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो क्या है? तो यह एक प्रकार की मस्जिद है। यह मस्जिद है जो अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। आपको पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है, अजमेर में बनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक है और दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश करने का काम इसी ने शुरू किया था। यह पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया है और गुलाम वंश की स्थापना की है। ये 1206 में गुलाम वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दानशील प्रवृत्ति का था, जिसके वजह से इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। इन्हें कुरान की प्रति जो है बहुत ही श्रद्धा थी, जिसके वजह से इन्हें कुरान खान भी कहा जाता है। इनके ही दरबार में प्रमुख विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदाबिर ये दो जो है ये रहा करते थे विद्वान, इनका संरक्षण प्राप्त था। हसन निजामी ने जो है एक पुस्तक भी लिखा है ताज उल मासिर। याद रखिएगा, ताज उल मासिर जो है वह हसन निजामी नामक व्यक्ति ने, विद्वान ने लिखा है। हसन निजामी ने क्या लिखा है? ताज उल, है ना, ताज उल मासिर जो है लिखवाने का काम किया। इसी प्रकार अगर बात करें तो ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया है दिल्ली में।
अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाने का काम जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया है। किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा हो, कुब्बतुल इस्लाम हो या कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाने का काम हो, ये सभी किसने किया है? ये सभी जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, डी सिकंदर लोदी और ई वही है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत का बादशाह है और जिसने नहरों का जाल बिछाने का काम किया था अपने सल्तनत में। इसने जो है नहरों का काफ़ी मात्रा में निर्माण करवाने का काम शुरू करवाया है। यह दिल्ली का प्रथम शासक है जिसने अपनी आत्मकथा भी लिखवाने का काम किया है और इनके आत्मकथा का नाम क्या है? याद रखिएगा, फतुहाते इसको कहते हैं, है ना, फतुहाते फिरोज शाही। याद रखिएगा, फतुहाते फिरोज शाही इनके आत्मकथा का नाम है। यह पहला शासक है फिरोज शाह तुगलक जिसने सिंचाई पर भी कर लगाने का काम किया था और सिंचाई पर जो कर लगाया था इनका नाम क्या रखा था? हक-ए-सर्ब। हक-ए-सर्ब नामक जो है वह सिंचाई पर कर लगाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को जो है जल घड़ी का आविष्कारक भी कहा जाता है। जल घड़ी का आविष्कारक किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के ऐसा बादशाह है जिन्होंने 300 से अधिक शहरों का निर्माण करवाया है। इन्होंने दासों को रहने के लिए, गुलामों को रहने के लिए अलग एक संस्था ही स्थापित कर दिया जिसका नाम दीवान-ए-बंदगान रखा गया। इसने मौर्य शासक जो अशोक थे जिन्होंने टोपरा में जो स्तंभ लेख बनवाया था, मेरठ में लगवाया था और टोपरा और मेरठ दोनों जगह से इन्होंने स्तंभ लेख को मंगवा करके दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। उम्मीद है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बात करें बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली ही ये ऐसे व्यक्ति थे जो समुद्री डकैती के रूप में जो है हुगली का उपयोग करते थे। पुर्तगाली के बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं कि भारत में जो आने वाला व्यापारी थे, विदेशी व्यापारी थे, उन विदेशी व्यापारियों में सबसे पहले जो आए वो कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे। पुर्तगाली ही वह पहले व्यापारी थे जो भारत में अपना कदम रखा था। और इसी क्रम में 1498 में वास्को डी गामा नामक एक व्यापारी जो है वह भारत में प्रवेश करता है 17 मई 1498 ईस्वी को। और इनकी मदद कौन करता है? गुजरात का एक व्यापारी है, एक गाइड है जिनका नाम है अब्दुल मनिक या अब्दुल मजीद भी कहीं कहीं मिलता है। बात करें तो इसने जो है पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1503 ईस्वी में केरल के किन्नौर के निकट इसने क्या किया है? कोचिन दुर्ग का निर्माण किया है। 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क पहला पुर्तगाली गवर्नर था और अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने सामुद्रिक नीति पर ज़्यादा बल दिया है और इसके तहत इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति अपनाया है। इनका कहना था कि यदि समुद्र पर कब्जा हो गया तो स्थल पर कब्जा करना बहुत ही आसान है। 1509 में दूसरा इसका जो है गवर्नर बनकर के आता है अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को पुर्तगाली कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने ही जो है 1509 के करीब में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके इसने 1510 में जो है 9 में आक्रमण किया था और यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनने का काम किया था। 1510 में पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्र के रूप में गोवा को विकसित किया गया। बात करें तो इसी तरह से क्रम में आते रहे और 1900 सबसे शुरू में आया कौन? पुर्तगाली लोग
और सबसे अंत में यानी 1961 में भारत को इसने जो है छोड़ने का काम किया है, भारत के हवाले कर करके, और यह चले गए 1961 ईस्वी में। इनके बारे में अगर बात कुछ और किया जाए तो भारत में जहाज़ निर्माण के कार्य, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, तंबाकू की खेती, आलू की खेती, टमाटर की खेती, इन सभी चीज़ों का कार्य जो है शुरू करवाने का काम पुर्तगाली का ही श्रेय दिया जाता है। याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस जो है पहला बार स्थापना कब किया गया था? 1557 ईस्वी में किया गया था, और ये कहाँ किया गया था? गोवा में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह से पुर्तगालियों से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों को हमने चर्चा कर लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम, इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। यानी बिहार वो पहला जो है क्षेत्र था जहाँ पर अफीम और सोरा नामक जो है पदार्थ का उत्पादन किया जाता था। तो इसको याद रखिएगा। इस तरह से हमारा जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार वह क्षेत्र था जहाँ पर इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता था। आगे बात करें हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम, तो ये तो हो गया, बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को देखने का काम जो है वो किया था किसने? गालिब ने किया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा गालिब, ऑप्शन नंबर सी। यानी गालिब ने जो है इनको देखने का काम किया था। गालिब का जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है 10 तंबू। ये 1857 के क्रांति के यानी विद्रोह पर लिखा गया किताब है 10 तंबू, है ना। हालांकि यह फारसी भाषा में था, इसका हिंदी रूपांतरण जो है राजकमल प्रकाशन के द्वारा किया गया है। और ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इनके पुस्तक का नाम क्या है ना, 10 तंबू है। ठीक है, 10 तंबू एक पुस्तक है जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई पहली पुस्तक माना जा सकता है। मीर है ना गालिब के द्वारा लिखा गया है। तो किस उर्दू कवि ने 1857 की क्रांति को देखा है? तो वो है गालिब। गालिब की पुस्तक का नाम क्या है? 10 तंबू। इसको याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं? अच्छा, यहाँ कुछ और भी बात कर ले 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ बातों को। तो याद रखिएगा जो है इसकी शुरुआत जो है 1857 की क्रांति का वह 10 मई 1857 से हुआ है। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ है। आपको पता है कि 34वीं इन्फेंट्री जो नेटिव के सिपाही थे मंगल पांडे, उनका 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर जो बंगाल में पड़ता है वहाँ पर इसने अपने सार्जेंट लेफ्टिनेंट बाघ पर गोली चला दी थी, जिसके बाद इनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई और इनको फांसी दे दिया गया था। 29 मार्च को यह घटना हुई और कुछ दिन के बाद ही जो है इनको जो है फांसी की सज़ा सुना दी गई, जिसके वजह से जो है 10 मई 1857 को क्रांति भड़क गई। और इस क्रांति का जो है अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग नेतृत्वकर्ता लोग रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, झांसी हो, इलाहाबाद हो, इन सभी जगह पर जो है इस क्रांति का जो है लहर दौरा। लेकिन अंततः इस क्रांति को जो है अंग्रेज़ों ने दबाने का काम किया था। ठीक, तो इस तरह से आप याद रखिएगा 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो गालिब ने। और इससे संबंधित जो है किस घटना के बाद हुआ था? तो चर्बी वाले जो है कारतूस की घटना थी, जिसके वजह से यह विद्रोह भड़का और आंदोलन तेज हुआ। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक महाद्वीप है या द्वीप है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया में सर्वाधिक जो है द्वीप है, करीब इसमें जो है 17,508 द्वीप है। इसको याद रखिएगा फैक्ट को, 17,508 द्वीप है। और कहा जाता है कि 17,508 द्वीपों में से 6,000 द्वीपों का इंडोनेशिया ने नाम भी रखा है। तो सबसे बड़ा जो है द्वीपों वाला देश कौन है? इंडोनेशिया है। जबकि अगर बात करें फिलीपींस में, जो हमारा पहला ऑप्शन है इसका फिलीपींस, तो फिलीपींस में द्वीपों की जो संख्या है वह 7,641 है।
उसी प्रकार से मालदीव में अगर बात करें कितना है तो 1192 है, और क्यूबा में 4195 है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है, इंडोनेशिया में करीब 17,508 द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गोबी का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल कहाँ है, चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। चीन में जो है गोबी का मरुस्थल है, चीन में है। यह उत्तरी चीन और मंगोलिया के बीच है। कहाँ है, उत्तरी चीन और मंगोलिया के बीच में है, मंगोलिया के बीच में स्थित है यह गोबी मरुस्थल या गोबी का मरुस्थल। यह ठंडे मरुस्थलों में से एक है, यह ठंडे मरुस्थलों में से एक है, इसको याद रखिएगा जो है। और बात करें तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा का मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। अगर बात करें तो गोबी के मरुस्थल को पैदल चलकर पार करने वाली महिला कौन थी, तो ये थी सुचेता, इनका नाम याद रखिएगा, सुचेता, ठीक, सुचेता है ना, कठे ठानकर, याद रखिएगा, सुचेता कठे ठानकर, इनका नाम था सुचेता कठे ठानकर, और ये भारतीय महिला थी। करीब ये गोबी का जो मरुस्थल है वो 1600 किलोमीटर की लंबाई का है, और इसको पार करने का जो है काम किसने किया है, भारतीय महिला है जिसका नाम है सुचेता कठे ठानकर, इसने पार किया था। और गोबी का मरुस्थल है कहाँ, तो चीन में है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो विश्व की जो सर्वाधिक पर्वत श्रृंखला है कौन है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, आल्पस है, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंडीज। एंडीज जो है विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कहा जाता है इसकी लंबाई लगभग जो है वो 7200 किलोमीटर है, ठीक, और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जबकि रॉकीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में है और इसकी लंबाई करीब 4800 किलोमीटर है। उसी प्रकार हिमालय पर्वत की बात करें, यहाँ पर हिमालय पर्वत की बात करें तो ये दक्षिण एशिया में है, भारत के उत्तर में स्थित यह पर्वत है, करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक। तो इस तरह से कुछ फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज है, करीब 7200 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो इनका जो क्रम है वो 14वां क्रम है, ये 14वें राष्ट्रपति है भारत के, और इन्होंने जो है पद और गोपनीयता की शपथ कब ली है, 25 जुलाई 2017 को, यानी हाल में जो है अब इनका चुनाव होने वाला है, 5 साल पूरने वाला है, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होंगे। तो याद रखिएगा इसको, ये कैवें क्रम में है, 14वें क्रम में है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 32वां संविधान संशोधन या 42वें संशोधन अधिनियम या 15वें संशोधन अधिनियम या 46वें संशोधन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42वें संशोधन अधिनियम, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जिस समय इसको जोड़ा गया 1976 में तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में इसमें जो है संशोधनों के साथ कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है स्कूल तक जो है आप को पहुंचाना आपका यह कर्तव्य है ना। ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, ठीक, यानी इसके हनन पर, अवहेलना पर आप कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, इससे संबंधित फैक्ट हमने आपको बताया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के भाग कितना, याद रखिएगा, भाग भी याद रखिएगा कि इसको कितना भाग में है, किस में है, तो भाग है इसका 4 क और अनुच्छेद है 51 का, भाग है 4 क और अनुच्छेद है 51 क में इसको जोड़ा गया, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे, तो उस समय भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाएगा। और यह सिचुएशन हमारे संविधान में भी, हमारे देश में भी आया है, और यह सिचुएशन
जो है करीब 1969 में आया था, 1969 में। उस समय के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका असामयिक मृत्यु हो गया, उनका निधन हो गया, जिसके वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। और उस समय जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर बीबी गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके वजह से राष्ट्रपति का भी पद खाली है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है। तो इस सिचुएशन में उस समय के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 1969 में जो है वो भारत के राष्ट्रपति बनाने का काम किया गया। और ये कब से कब तक रहे? 12 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक रहे थे। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इनको ही बनाया गया भारत के राष्ट्रपति। तो ये हमारे भारत में एक बार ऐसा आया है मौका, 1969 में ऐसी सिचुएशन आई है कि जब भारत के राष्ट्रपति का भी निधन हो गया था, उपराष्ट्रपति भी जो है अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके वजह से पद खाली हो गई। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों जब नहीं हो तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन ऐसे पद पर बैठने वाले कौन व्यक्ति है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसकी परमाणु जो संख्या होती है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 याद रखिएगा, 1H1, 1H2, 1H3, यानी ऊपर वाला जो है परमाणु द्रव्यमान है, नीचे वाला परमाणु संख्या है। तो 1H1 यानी एक परमाणु संख्या और एक परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? प्रोटीम है ना, प्रोटियम कहते हैं, याद रखिएगा, प्रोटियम। एक परमाणु संख्या और 2 परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? ड्यूटोरियम या हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये हेवी वाटर का भी सूत्र है, H2 का 1H2 का मतलब हो गया ड्यूटोरियम। उसी प्रकार से 1H3 है, एक परमाणु संख्या है और 3 परमाणु द्रव्यमान है, तो इसको ट्राइटियम कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी होते हैं। और हाइड्रोजन वह तत्व है जिसमें जो है केवल और केवल क्या चीज़ नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंगस्ट्रम की इकाई, एंगस्ट्रम इकाई है, किसका इकाई है? तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य का है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है, याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें तो इसमें जो है कितना जो है लिंगानुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 918। 918 जो है हमारा जो है बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918। अब कुछ चर्चा हम लोग 2011 के जनगणना पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हमने बताया है आपको कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 918, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है वह 10,40,99,452 है। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट फैक्ट को देखते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें तो बिहार के उच्चतम घनत्व वाला जिला कौन है? तो बिहार का उच्चतम घनत्व वाला जिला जो है वह शिवहर है। और शिवहर का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? करीब 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्ति का निवास है। उसी तरह से सबसे कम किस जिला का है? तो कैमूर का है, मात्र 448 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है, करीब 58,38,465 है। उसी प्रकार सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा है, 6,36,000 है। लिंगानुपात समझ गए हम लोग, 918 है।
उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है, करीब 1021 जो है वहाँ पर लिंगानुपात है। 2011 के डाटा को हम अनुसार बोल रहे हैं। उसी तरह सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर है, मात्र वहाँ 876 ही जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है व्यक्ति का लिंगानुपात इस तरह से है, यानी प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर जो है मात्र 876 लिंग जो है स्त्री है। ये मुंगेर जिला का सबसे कम। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया। सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन है? पूर्णिया। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन है? रोहतास। बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो बिहार का साक्षरता दर करीब 61.80% ये है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बिहार से संबंधित हम फैक्ट को भी